कंटिन्यू करते हैं बायोलॉजी। कल क्या पढ़े हम लोग? कल बायोलॉजी में क्या शुरू किया था? सेल के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था प्लांट सेल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल सेल। प्लांट सेल को थोड़ा एक बार रिकॉल कीजिए, क्या था प्लांट सेल में? क्या क्या था प्लांट सेल में? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्ट, ये सब चीजें था हम लोगों का प्लांट सेल में। और क्या था? प्लांट सेल का कुछ पॉइंट लिखना है, उसके बाद उसके अंदर के बात करेंगे। कुछ पॉइंट लिखना है, फिर उसमें कौन कौन सा है उसके अंदर, वो सारी चीजों की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज प्लांट सेल का लिखिए। हाँ, सारा पॉइंट हो गया था, प्लांट हो गया था। स्ट्रक्चर बताए थे। ठीक है, ठीक है। हम्म। अच्छा, कुछ पॉइंट लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे करते हैं। कल जो बताए थे प्रोकैरियोटिक सेल, हम लोग दो दो सेल पढ़ना था हम लोगों को। प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका, यही दो पढ़ना था, बताए चार थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में क्या क्या बताया? प्रोकैरियोटिक, हाँ, प्रोकैरियोटिक में थोड़ा लिखना है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका नंबर 1। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कड़ी कोशिका भित्ति से घिरी, एक कड़ी कोशिका भित्ति से घिरी होती है। वो का एक कड़ी कोशिका भित्ति से घिरी होती है, जिसके नीचे जिसके नीचे अर्धपारगम्य 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 इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, SEMI PERMEABLE, सेमी परमिएबल प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। सेमी परमिएबल प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। सेमी परमिएबल प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। अभी अभी हमने कहा कि एक थोड़ी क्या होती है,
कठोर होती है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी कठोर होती है। कड़ा होता है, कड़ा होता है। किस वजह से कड़ा होता है ये? इसका जो भी है, सेल का जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति इसको बोलते हैं, ये थोड़ा कड़ा होता है। कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है, उसकी जो कोशिका भित्ति है वो कड़ा होता है। कड़ा होने का कारण क्या है? इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है, लिखिए, प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिका भित्ति म्यूरिन या म्यूरियन, म्यूरियन म्यूरियन इंग्लिश में लिख लीजिए ME या MUREIN, म्यूरियन, म्यूरियन, RIEN, MURIEN, म्यूरियन, MUREIN, म्यूरियन। हाँ, क्या लिखा रहता है? लोवाल कोशिका भित्ति म्यूरियन के कारण कड़ी होती है, म्यूरियन के कारण कड़ी होती है। जो कोशिका भित्ति है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? कड़ी होती है, कड़ी होती है। तो कड़ी है, उसमें म्यूरियन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूरियन। ये देखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें क्या प्राप्त होता है? म्यूरियन प्राप्त होता है, और इसी म्यूरियन की वजह से इसका जो सेल वॉल है वो थोड़ा कड़ा होता है, हार्ड होता है। हो गया पॉइंट? एक और पॉइंट लिखिए, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल केंद्रक बिना केंद्रक झिल्ली का होता है। प्रोकैरियोटिक केंद्रक बिना केंद्रक झिल्ली का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रव्ययी, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं पाया जाता है किसमें, इसमें नहीं पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्जी काय नहीं होता है, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका भी नहीं होता है। ठीक है, परंतु परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका में, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेजो जाते हैं, मेजोसोम्स, कल बताए थे, मेजोसोम्स पाए जाते हैं। मेजोसोम्स पाए जाते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेजोसोम्स पाए जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्जी काय नहीं होता है, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका नहीं होता है, लेकिन मेजोसोम्स होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेजोसोम्स पाया जाता है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेजोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में, प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का एक टाइप है 70S। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। और कल बताए थे कि राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। और किस प्रकार का राइबोसोम मिलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? 70S। एक बात और, चाहे कोई भी कोशिका हो, प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, उसमें कॉमन जो एक चीज है वो है राइबोसोम। उसमें राइबोसोम अवश्य होता है। दोनों प्रकार के कोशिका में राइबोसोम होता है। अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या बात की है? पहला पॉइंट, इसमें सेमी परमिएबल होता है। झिल्ली जो उसका जो भित्ति होता है वो सेमी परमिएबल होता है। और ये कड़ा भी होता है। कड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसमें म्यूरिन होता है। क्या होता है? म्यूरिन होता है। इस म्यूरियन के कारण इसको जो कोशिका भित्ति है वो होती कड़ी होती है। क्या नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, गोल्गी नहीं पाया जाता है, तो अंतः नहीं पाया जाता है। लेकिन मेजोसोम्स पाया जाता है, जो पाया जाता है उसमें, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेजोसोम्स पाया जाता है। और मेजोसोम्स केवल और केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। मेजोसोम्स केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन किस प्रकार का राइबोसोम? तो 70S टाइप का। किस प्रकार का राइबोसोम? 70S टाइप का। ठीक है, ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन जो बनाते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? आगे लिखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन रहित, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन रहित, यानी हिस्टोन नहीं होना चाहिए, हिस्टोन रहित दो कड़ी वाले गोला, दो कड़ी वाले डीएनए पाए जाते हैं। गोलाकार दो कड़ी वाले डीएनए पाए जाते हैं। हिस्टोन नहीं होना चाहिए उसमें। हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, उसमें हिस्टोन रहित गोलाकार दो कड़ी वाले डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, हिस्टोन रहित गोलाकार होता है, दो कड़ी वाले डीएनए पाए जाते हैं और इसी से आनुवंशिकता गुण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है। ठीक, और जो ये पाया जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लोइड लिखो, उसी को पूरा करो। हिस्टोन रहित गोलाकार दो कड़ी वाले डीएनए पाए जाते हैं जिन्हें जिन्हें न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लोइड, जिन्हें कहा जाता है। न्यूक्लाइड, न्यूक्ल
न्यूक्लियोआइड, CLEOID, न्यूक्लियोइड, NUCLEOID, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। हिस्टोन रहित गोलाकार डीएनए पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल पूछे प्रोकैरियोट, लिखो एग्जाम्पल। एक तो बैक्टीरिया की कोशिका, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कोशिका, नील हरित शैवाल। 3 एग्जाम्पल लिखो। बैक्टीरिया कोशिका, साइनोबैक्टीरिया कोशिका, साइनोबैक्टीरिया कोशिका, और सबसे इंपॉर्टेंट कई बार आ चुका है, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये तीनों का तीनों किसके एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल क्या हो गया? बैक्टीरिया कोशिका, साइनोबैक्टीरिया कोशिका और नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। अब दिखाई दे रहा होगा, बैक्टीरिया कोशिका, साइनोबैक्टीरिया कोशिका और नील हरित शैवाल। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो एक बार फिर से प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजित करवा दे रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल, उसमें म्यूरियन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका की भित्ति में म्यूरियन पाया जाता है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लेकिन एक मेजोसोम्स होता है, ये मेजोसोम्स केवल और केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। क्लियर? प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम आपको यूकैरियोटिक में भी मिलेगा, दोनों में मिलेगा। लेकिन इसमें जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का है। किस टाइप का है? 70S टाइप का है। और ये प्रकाश नहीं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। और इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब एक स्टेटमेंट और है कि हिस्टोन रहित गोलाकार, हिस्टोन एक मटेरियल है, उसमें हिस्टोन नहीं होना चाहिए, और गोलाकार 2 कड़ी वाला डीएनए पाया जाता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका का पूछेगा तो हम लोग उसको क्या एग्जाम्पल देंगे? बैक्टीरिया कोशिका का, साइनोबैक्टीरिया कोशिका का और नील हरित शैवाल का। नील हरित शैवाल कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नील हरित शैवाल किस तरह का कोशिका है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, इसको मिटा रहे हैं। क्या होता है यूकैरियोटिक कोशिका? और फिर आएंगे यूकैरियोटिक कोशिका में एनिमल और प्लांट सेल का डिटेल से। यूकैरियोटिक कोशिका, देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में
दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक पौधे की कोशिका और दूसरा जंतु कोशिका। इसको हम लोग पादप कोशिका बोलते हैं, उसको हम लोग जंतु कोशिका बोलते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका के बारे में कल हम लोग डिटेल से बात कर चुके हैं, ठीक है। पादप कोशिका का पूरा फिगर बना के कल डिटेल से बात कर चुके हैं। आज हम लोग जंतु कोशिका का पढ़ेंगे और इन दोनों में क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिए यूकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। चाहे आप पौधे को कोशिका का पढ़िए चाहे जंतु कोशिका का पढ़िए, कुछ कॉमन होंगे कुछ अनकॉमन होंगे, सबको एक एक करके लिखवा देते हैं। नंबर एक कोशिका झिल्ली। इसमें भी कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखिए, कोशिका की जीवित झिल्ली होती है। यह कोशिका की जीवित झिल्ली होती है तथा कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है। तथा कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है। जीवित झिल्ली होती है और बाहरी वातावरण से कोशिका को अलग करती है, मतलब एक वॉल का टाइप का काम करती है। लिखो, यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल जो लिखवाए थे ऊपर में, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो पदार्थों के अभिगमन में मदद करती है। जो पदार्थों के अभिगमन, यहां से वहां जाने में, पदार्थों के अभिगमन में मदद करती है तथा कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। तथा कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। तथा कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली, अगला पॉइंट लिखो, कोशिका झिल्ली कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। एक और पॉइंट लिखो, कोशिका झिल्ली में लिपिड 20 से 70%, 20 से 70%
कॉमा प्रोटीन 20 से 70%, कार्बोहाइड्रेट 1.5% और जल 20% विद्यमान रहता है। लिपिड 20 से 70%, प्रोटीन 20 से 70%, ये रेंज है, इसी के रेंज में आएगा। लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट रहता है इसमें 1.5%, कार्बोहाइड्रेट 1.5% और जल वाटर H2O 20% विद्यमान रहता है। कोशिका झिल्ली में क्या क्या होता है? लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और वाटर होता है। ठीक है, कोशिका का काम क्या हुआ? पदार्थों के अभिगमन में मदद करना, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करना, कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करना। ये हो गया कोशिका झिल्ली की बात। अब और क्या होता है कोशिका में? दूसरा नंबर लिखो, कोशिका भित्ति। इसमें भी कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल देखो। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जो सेलुलोज के बने होते हैं, जो सेलुलोज के बने होते हैं। उसी में लिखिए, सेलुलोज के बने होने के कारण, सेलुलोज के बने होने के कारण कोशिका भित्ति हार्ड यानी कठोर होता है। सेलुलोज के बने होने के कारण कोशिका भित्ति हार्ड कठोर होता है तथा यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए, एनिमल सेल जब पढ़ेंगे आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। लेकिन कोशिका भित्ति किसमें मिलता है? केवल पादप कोशिका में मिलता है। किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज के बने होने के कारण यह बहुत ज्यादा कठोर होता है। अपना जो जंतु का कोई भी हाथ दबाना इसे देखो मुलायम लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि हमारी जो कोशिका है वो मुलायम है। लेकिन अगर पेड़ का तना जाके दबाना, पेड़ का जब तना जब दबाओगे तो वो बहुत हार्ड होता है। बहुत हार्ड क्यों होता है? क्योंकि वो सेलुलोज का बना होता है। उसका जो कोशिका भित्ति है वो किसी से बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। और इसी सेलुलोज से बने होने के कारण वो बहुत कठोर होता है, आप उसको हाथ से दबा नहीं सकेंगे। ठीक है, तो वो सेलुलोज का बना होता है। तो कोशिका भित्ति किस चीज का बना हुआ है? सेलुलोज का बना होता है, वो बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका भित्ति हो गया। अब कोशिका में और क्या प्राप्त होता है? तो तीसरा नंबर में लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आज हम लोग सब पॉइंट पढ़ लेंगे कि सेल में क्या क्या है और उसका क्या क्या कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। अच्छी तरह से जानते हैं, कल बताया है, पावर हाउस ऑफ सेल।
कोशिका का विद्युत गृह, कोशिका का विद्युत गृह, कोशिका का विद्युत गृह। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह क्यों कहा जाता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्रकार के सेल में मिलेगा, चाहे वो एनिमल सेल की बात करें चाहे प्लांट सेल की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलता है, क्योंकि दोनों को ऊर्जा की जरूरत होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, क्यों? नहीं पता? चलो एक एक करके बताते हैं। लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम ऑल्टमैन ने 1890 ईस्वी में की थी। ऑल्टमैन ने 1890 ईस्वी में की थी। जबकि इसका नामकरण बेंडा ने दिया था। इसका नामकरण बेंडा ने किया था, जबकि इसका नामकरण बेंडा ने किया था। लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली रचना होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली रचना होती है, डबल मेम्ब्रेन। अभी दिखाएंगे बना के। दोहरी झिल्ली रचना होती है जिसके भीतर उंगली नुमा उभार होता है, जिसके भीतर उंगली नुमा उभार होता है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। अंगुली नुमा उभार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। तथा माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स द्रव पाया जाता है। मैट्रिक्स द्रव पाया जाता है, MATRIX। मैट्रिक्स द्रव पाया जाता है, मैट्रिक्स द्रव पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया में भाग लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया में भाग लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया में भाग लेती है और एटीपी का निर्माण करती है। एटीपी का निर्माण करती है। कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया में भाग लेती है और एटीपी का निर्माण करती है। अभी बताते हैं एटीपी क्या होता है।
एटीपी का निर्माण करती है। जिस कारण इसे कोशिका का विद्युत गृह भी कहा जाता है। जिस कारण इसे कोशिका का विद्युत गृह भी कहा जाता है। पावर हाउस सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्या बोल रहा है? कोशिकीय श्वसन। देखिए, पहले हम लोगों का जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये O2 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? C6H12। एक सेकंड रुकना। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। क्या बता रहे थे? कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया। कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया, जो ग्लूकोज है हमारे शरीर में जो प्राप्त होता है, ग्लूकोज जो शरीर में है C6H12O6, यह जब ऑक्सीजन के साथ दहन प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, तब हमको पावर मिलता है। कितना पावर मिलता है? कहता है कि जब एक बार ग्लूकोज टूटता है ना तो 38 एटीपी पावर देता है, 38 एटीपी। अभी एटीपी का फुल फॉर्म लिखवा दो, ठीक है। तो इसको पहले इस इक्वेशन को पूरा करो। C6H12O6 प्लस O2 ये बन गया 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 38 ATP और इस ATP का फुल फॉर्म होता है, लिख लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहा कि एक बार जब ग्लूकोज का इसमें दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है?
38 एटीपी, ये ऊर्जा है। और यही ऊर्जा हम लोगों का, जो भी हम लोग शरीर में काम करते हैं, एक बार भोजन कर लेते हैं तो ये ऊर्जा हमारे पास स्टोर रहता है, और यही ऊर्जा हम लोगों को धीरे धीरे हम लोग उसको खर्च करते हैं। ठीक है, 38 एटीपी लिखे हैं, दिख रहा है? ये जो ऊर्जा है हमारे शरीर में संरक्षित रहता है, और इसी से हमारा शरीर दिन भर काम करता है। फिर भोजन करते हैं, फिर वो टूटता है, फिर एनर्जी बनता है। ठीक है, तो एनर्जी जो बन रहा है कहाँ बन रहा है? कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया में बन रहा है। और इसमें कहते हैं कि एक बार जब दहन होता है तो 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैसे होता है? ग्लूकोज टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस होते हैं। अभी तुम लोगों को बस ये याद रखना है कि जो इसमें अभिक्रिया होती है उसमें 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इक्वेशन याद रखना, C6H12O6, 6 मोल ऑफ वाटर, यहाँ पे 6O2, तो 6 मोल वाटर निकल जाता है, 6 CO2 निकलता है, और 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए तथा राइबोसोम मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए तथा राइबोसोम मौजूद होते हैं। इसका अपना है, राइबोसोम मौजूद होते हैं, खुद का डीएनए तथा राइबोसोम मौजूद होते हैं, जिस कारण इसे खुद के संचालन तथा संरक्षण में जिस कारण इसे खुद का संचालन तथा संरक्षण में खुद का संचालन एवं संरक्षण में मदद मिलती है तथा इसे अर्ध संरक्षी, मतलब आधा संरक्षण अपना सुरक्षा ये खुद कर लेता है, अर्ध संरक्षी अंग भी कहा जाता है। अर्ध संरक्षी अंग भी कहा जाता है। इसके पास अपने पास डीएनए है, राइबोसोम है, इसलिए अपनी सुरक्षा करने में लगभग क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षा कर सकता है अपना। ठीक है, इसलिए इसको अर्ध संरक्षी अंग भी कहा गया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलता है, प्लांट सेल में भी मिलता है, जंतु सेल में भी मिलता है। इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए इसको हम लोग अर्ध संरक्षी अंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल बोलें या स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी बोलें, दोनों नाम इसका होता है। पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। लिख लो, एक पॉइंट बना लो, माइटोकॉन्ड्रिया को ही स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का भंडार गृह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का भंडार गृह, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एटीपी बन रहा है ये स्टोर होकर के रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना करके रखता है, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का बात फिर एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में मिलेगा।
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑल्टमैन ने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑल्टमैन ने की। कब? 1890 ईस्वी में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एक दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। उसके अंदर में उंगलीनुमा संरचना होती है, उंगलीनुमा संरचना होती है, और उस उंगलीनुमा संरचना को हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो उंगलीनुमा संरचना अंदर में होती है उसको क्या बोलते हैं? तो क्रिस्टी बोलते हैं। उंगलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। CRISTAE, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स द्रव डॉट डॉट डॉट, उसको हम लोग मैट्रिक्स द्रव बोलते हैं। तो मैट्रिक्स द्रव किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। मैट्रिक्स द्रव किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। मैट्रिक्स द्रव किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। फिर श्वसन प्रक्रिया जो होती है, जो कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है और 38 एटीपी ऊर्जा एक बार में मुक्त करता है अगर वो ग्लूकोज को तोड़ता है तो। कितना? 38 एटीपी। क्योंकि ये बार बार प्रक्रिया होते रहती है तो ऊर्जा मुक्त होते रहता है, ऊर्जा बनते रहता है, इसलिए हम लोग इसको स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं या फिर पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी या फिर पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर हो गया? फोटो बनाना है? ठीक है, बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो बनाते हैं। रफ डायग्राम एक बना देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन हो गया, एक मेम्ब्रेन ये एक मेम्ब्रेन ये, तो डबल मेम्ब्रेन हो गया, डबल मेम्ब्रेन। और क्या? इसमें जो द्रव मिलता है इसको हमने क्या कहा? डॉट मैट्रिक्स। क्या इसका नाम दिया हमने? मैट्रिक्स द्रव। मैट्रिक्स द्रव, मैट्रिक्स द्रव, मैट्रिक्स द्रव, ठीक है। क्रिस्टी हो गया, मैट्रिक्स द्रव हो गया, डबल मेम्ब्रेन हो गया। और इसके अंदर क्या होता है? आरएनए रहता है इसके अंदर, आरएनए रहता है इसके अंदर। आरएनए नहीं, राइबोसोम, राइबोसोम ना, राइबोसोम। किस टाइप का राइबोसोम? तो 70 टाइप का राइबोसोम, 70S टाइप का इसमें राइबोसोम मिलेगा। और क्या मिलता है? डीएनए मिलता है, इसी के अंदर डीएनए का संरचना होता है, ठीक है। डीएनए का संरचना होता है। डीएनए का संरचना होता है। और क्या रहता है इसमें? एटीपी स्टोर रहेगा, तो एक जगह बना लो एटीपी, एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और क्या इसमें रहेगा? काफी है, इतना ही तो लिखना है, ठीक है, इतना ही ठीक है। उंगली नुमा संरचना को क्या बोले? क्रिस्टी। जो द्रव है इसके अंदर में उसको क्या बोले? मैट्रिक्स द्रव। ये डबल मेम्ब्रेन झिल्ली है, तो अगर हम बात करें इसको इनर, इनर झिल्ली बोल सकते हैं। अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इनर। और बाहर वाले को क्या बोलेंगे? आउटर, आउटर लेयर।
बाहर की झिल्ली को आउटर लेयर। एक राइबोसोम है 70S टाइप का, डीएनए है किस टाइप का, तो राइबोसोम मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है, एटीपी स्टोर हो रहा है इसमें, ठीक है। कितना एटीपी, 38 एटीपी एक बार में स्टोर होता है, तो 38 करके स्टोर करके रखता है अपने पास में, ठीक है। तो सिर्फ एटीपी लिखो, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, बस रफ में यही है, रफ डायग्राम में यही है, बना लो फोटो। क्या क्या बताए, राइबोसोम, डीएनए, डबल मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स द्रव, क्रिस्टी जो उंगलीनुमा संरचना उसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, और मैट्रिक्स द्रव बोलते हैं। हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा, ठीक है। अब कल करेंगे आगे, कल करेंगे आगे, ठीक है। हाँ पूछो, क्या पूछना हो, कुछ पूछना है पूछ लो, हम वीडियो एंड कर दे रहे हैं, ठीक है।